भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानियों ने की बदले आजाद की नियामत दी है। हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिलता, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। हमारे हौसले बुलंद हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ज़िशान। नाज़रीन, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। इन सब को हज़रत ईसा का 2016वां यौम पैदाइश मुबारक हो। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी को क्रिसमस की खुशियाँ हमारी जानिब से मुबारक हो। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 141वां यौम पैदाइश भी है। कायद आज़म जिन्होंने अपने किरदार, इक़्तिदार और मजबूत इरादे की मदद से मुख्तसर अरसे में पाकिस्तान का मौजूदा क़याम मुमकिन बनाया। बिलाशुबा अहले पाकिस्तान कायद आज़म का यह एहसान कभी फरामोश नहीं कर सकते, जिनकी वजह से हम आज़ादी की हवाओं में आज सांस ले रहे हैं। शायद इसी एहसान तले होने के बायस हर कोई ये कहता है कि हमें जिन्ना का पाकिस्तान चाहिए, मगर 7 दहाइयाँ गुजर चुकी ताहम जिन्ना का पाकिस्तान हमें आज भी दूर दूर तक नज़र नहीं आता। जिन्ना पाकिस्तान को एक जदीद इस्लामी फलाही रियासत के तौर पर देखना चाहते थे। वो अक़लियतों समेत तमाम शहरियों को बराबरी के हुकूक देने के हामी थे। सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी और एक करप्शन फ्री पाकिस्तान के हामी थे, जहाँ हर काम मेरिट पर हो, जहाँ करप्शन ना हो, जहाँ रिश्वत सतानी ना हो, कानून की बालादस्ती हो और सबसे बढ़कर इदारे मजबूत हों। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। फलाही रियासत की बजाय पाकिस्तान चंद ख़ानदानों की फलाह तक महदूद होकर रह गया है। सूबों को जायज़ हुकूक ना देने से हमारा मशरक़ी बाजू कट चुका, जबकि छोटे सूबे विफाक से नाला हैं। फ़िरका परस्ती ने इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देकर मुल्क की जड़ें हिला डाली। रिश्वत, इकरवा परवरी और करप्शन आज उरूज पर पहुँच चुकी है, जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ कोई और नहीं बल्कि वो इदारे आज दे रहे हैं जिनका काम करप्शन का खात्मा करना है। आज का दिन हमारे हुक्मरानों के लिए भी और कौम के लिए भी यौम एहतसाब है। आज के दिन ये सोचना चाहिए कि क्या आज पाकिस्तान कायद आज़म के विजन के मुताबिक है। इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे नाज़रीन, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सवाबी में आज जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए दोबारा से सड़कों पर निकलने का इशारा दिया है। उनका कहना है कि अगर अदालतों से इंसाफ ना मिला तो वो हुकूमत के खिलाफ दोबारा से सड़कों पर निकलेंगे और जब तक वो जिंदा हैं पनामा केस का पीछा नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान के बयान से बज़ाहिर तो ये लगता है कि पनामा केस के मामले को हल करने से ज़्यादा वो इस मामले को सियासी मकासद के लिए ज़िंदा रखने में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी रखते हैं, ताकि 2018 के इंतखाबात में उनके हाथ में ये अहम हथियार मौजूद रहे। वरना पनामा केस पर उनकी अवामी तहरीक भी नाकाम रही और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो वहाँ तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के पास नाकाफ़ी सबूत निकले। तो क्या पनामा लीक्स मामले को जिंदा रखने की स्ट्रैटेजी अगले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ काम आएगी, या फिर इसे अवामी वोटों के लिए मजीद भी कुछ करना होगा? इस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ डॉक्टर मेहदी हसन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। कराची से ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद है और इस्लामाबाद स्टूडियो से लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। और टेलीफोन लाइन पर हमें तर्जुमान PTI नईमुल हक साहब ज्वाइन करेंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे शुरू कर लेते हैं।
70 साल डॉक्टर साहब गुजर गए, आज भी हमारे कान यही सुनते हैं कि पाकिस्तान अपनी तारीख के बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। कायदे आज़म ने ये पाकिस्तान की आज 70 साल के बाद भी इन्हीं मसाइल के लिए बनाया था। क्या ये जो मसाइल वो छोड़ कर जा रहे थे, क्या हम आज उन्हीं मसाइल को देखने के लिए जिंदा हैं कि 70 साल गुजरने के बावजूद भी ये मसाइल हल नहीं हो सके? क्या ऐसा पाकिस्तान चाहते थे कायदे आज़म? देखिए बीबी, हमने पाकिस्तान में 3 चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादती की है। हमने जो तारीख़ डिस्टॉर्ट की है, हमने तारीख़ को तारीख़ के तौर पे ना लिखा, ना बच्चों को पढ़ाया, ना लोगों तक पहुंचाया, बल्कि हमने तारीख़ को अपनी ख्वाहिशात, अपने मज़हब, अपने मसलक और अपनी डिज़ायर्स के ताबे कर दिया। और 3 चीज़ों के साथ हमने बड़ी ज़्यादती की पाकिस्तान में। हमने कायदे आज़म के साथ भी बहुत ज़्यादती की, उनके तसव्वुरात के साथ ज़्यादती की। हमने इस्लाम के साथ, उसकी इंटरप्रिटेशंस के साथ बहुत ज़्यादती की, बहुत इख्तिलाफ़ात पैदा किए। और हमने पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसके साथ बहुत ज़्यादती की कि पाकिस्तान कैसे बना, क्यों बना और क्या मकासद थे पाकिस्तान बनाने वालों के, फाउंडिंग फादर्स के। ये तमाम चीज़ें हमने कौम तक नहीं पहुंचने दी। हमने 18वीं तरमीम जो है आइन की, उससे पहले, क्योंकि हमारे आइन में राइट टू नो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं था, इसलिए बेशुमार चीज़ें आवाम से खुफिया रखी गई। उनमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें तारीख़ को अगर सही खतूत पे हम इस्तेमाल करें तो लोगों तक बहुत से हक़ाइक़ पहुंच जाएंगे और वो ये अंदाज़ा कर सकेंगे कि क्यों कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं है ये मौजूदा पाकिस्तान। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मौजूदा पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान नहीं, ये जनरल ज़िया-उल हक़ का पाकिस्तान है। अगर हम पाकिस्तान का वो विज़न सामने रखें जो जिन्ना ने दिया था, तो हमें ये पता लगेगा कि हमने हर चीज़ में उससे उलट पॉलिसीज़ अपनाई जो जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान कैसी रियासत होगा। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आइन साज असम्बली का इजलास हुआ, ओपनिंग सेशन, जिसमें जिन्ना ने पाकिस्तान का विज़न दिया कि पाकिस्तान कैसी रियासत होगा। उसमें उन्होंने अक़रबा परवरी की मुखालिफत की, करप्शन की, उसमें रिश्वतखोरी की, और उसमें एक बहुत ज़ोर दे के ये बात कही कि इस मुल्क में तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक हासिल होंगे। उनका अपना फ़िक्रा है कोट एंड कोट में कि यू आर स्टार्टिंग योर लाइफ टुडे एज ए फ्री नेशन, you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or any other place of worship you want to. It has nothing to do with the business of politics. और एक फ़िक्रा था इस तकरीर में जो बहुत खूबसूरत फ़िक्रा है, हमारे मसाइल का हल है उस फ़िक्रे में पोशीदा, कि रिलीजन इज़ ए पर्सनल मैटर ऑफ फेथ फॉर एवरी इंडिविजुअल। इसकी अगर इंटरप्रिटेशन की जाए तो ये उसका जवाब है जो बहुत से लोग ये कहते हैं आजकल सही कि कायदे आज़म ने कभी सेकुलरिज्म का जिक्र नहीं किया, पाकिस्तान को सेकुलर स्टेट बनाने का कभी नहीं कहा उन्होंने। सवाल ये है कि सेकुलरिज्म कोई मज़हब तो नहीं है जिसका ऐलान किया जाए। सेकुलरिज्म एक रवैये का नाम है, और कायदे आज़म का सारा रवैया जो है सियासत में, वो इस बात का गुम्बाज है कि वो सियासी मकासद के लिए मज़हब के इस्तेमाल के मुखालिफ थे। सही। और उन्होंने अपनी 11 अगस्त की तकरीर में उसका बहुत ज़ोर दे के ये ज़िक्र किया था कि यू मे बी ए मुस्लिम। और उसके बाद उनकी उस तकरीर के आखिरी 3 फ़िक्रे थे कि इफ़ यू फॉलो दिस पॉलिसी you will see after some time that Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus,
not in the religious sense, सही, because religion is a personal matter of faith. बिल्कुल सही। But for political purposes, all citizens of Pakistan will have equal rights. बिल्कुल ठीक। मुझे ब्रेक लेने के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो आज 70 साल के बाद भी मसाइल मौजूद हैं, इनका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि इन 70 सालों में हमारे यहाँ फौजी हुक्मरान भी रहे हैं और जमहूरी हुकूमतें भी रही हैं, लेकिन इन मसाइल की जिम्मेदारी आज किस पर डाली जाए, एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जफर इलाही साहब, आज का पाकिस्तान और कायदे आजम का पाकिस्तान, आप इस फर्क को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मेरे ख्याल में जो ये मेहदी साहब ने कहा है, इन्होंने एक चीज़ कहा और हमारा सलूशन यही है कि जो हम कर रहे हैं उसका अगर हम बरक्स करें, उसका ऑपोजिट करें तो हम ठीक हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, जो हम कर रहे हैं ना, हर चीज़ गलत है। एक दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, माफ़ करिए ये लोग खुश नहीं होते जब मैं ये कहता हूँ, मगर ये कोई हमारा डीएनए जो है ना जी, कुछ अजीब सा डीएनए है। आपने आज 2-3 चीज़ें देखे होंगे टेलीविजन में। आपने देखा है भी हमारे लोग केक कैसे खाते हैं, टूट पड़ते हैं केक पे। माने आई मीन प्लीज टेल मी कि आपको ज्यादा हिस्सा भी नहीं मिलता है केक का, आपको बल्कि कम मिलता है। सब लोग हाथ मार रहे हैं, तो ये कर क्या रहे हैं आप लोग? ये तो जाहिल। अच्छा, दूसरी बात आप देखें, 3 प्रोसेशंस आज निकले थे कराची में। एक निकला था जरदारी साहब का, एक निकला था उनकी बेटी का, एक निकला था मुराद अली शाह पे। 30-30, 40-40 गाड़ियां एक एक प्रोफेशन में। खुदा के लिए, यू आर अमंग द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आपसे गरीब बहुत कम मुल्क है, 8-10 मुल्क हैं। आपसे करप्ट भी 8-10 मुल्क हैं। खुदा के लिए क्या कर रहे हो भाई? अच्छा, अब तीसरी बात आपको मैं कहना चाहता हूं। आपने देखा है कि नेपोटिज्म जो होता है, नेपोटिज्म का मतलब यह है कि आप अपने रिश्तेदारों को फेवर करें। ये तो पाकिस्तान में इट्स अ मस्ट। ये तो अगर आप ना करें तो आप फैमिली वापस घर नहीं आ सकते। अगर बाप बेटे को फेवर नहीं किया, अगर भतीजे को फेवर नहीं किया, अगर ब्रादरी को फेवर नहीं किया, रिगार्डलेस, तो आप कोई आपको मानेगा ही नहीं। आपको गांव में आएंगे, वो कहेंगे तुम तो दुश्मन है हमारे। देखिए, कहने की बात यह है कि इंट्रिंसिकली हमारा डीएनए डिफिशिएंट है। और क़ायदे आज़म की तरह अगर वो बेचारे इस वक्त आ जाते पाकिस्तान में, जैसे वो आते, वो कहते अमंग द मोस्ट करप्ट, अमंग द पुअरेस्ट कंट्री, तो कहते मैं एक ही शर्त पे इधर रहूंगा, अगर ये लीडरशिप को आप जेल में डाल दें। और आपको मैं एक और फैक्ट देना चाहता हूं, ये तो मैंने अभी निकाला है, वो ये है कि कोई और मुल्क नहीं है शाजिया पूरे दुनिया में जिसका लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी और जिसका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, आई मीन द पार्टी इन द ऑपोजिशन, दोनों बिलियनर्स हैं। इन द पुअरेस्ट कंट्री, इन अमंग द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट करप्ट। जितनी आवाम गरीब उतने हुक्मरान अमीर। बिल्कुल नहीं, अमीर तो छोड़े, बिलियनर्स, डॉलर बिलियनर्स, नॉट रुपी बिलियनर्स। तो कहने की बात यह है, तो ऐसे लोगों के साथ ये वैल्यूज, ये गवर्नेंस, इस किस्म का एजुकेशन, देयर इज नो होप। इसलिए हम कहते हैं इनकलाब आना चाहिए। बिल्कुल सही। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, हम बात कर रहे हैं आज के पाकिस्तान और कायदे आज़म के पाकिस्तान। डॉक्टर मेहदी हसन साहब तो कहते हैं कि ये कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं है, ये जनरल ज़िया का पाकिस्तान है। तो कब तक जनरल ज़िया के जो लगाए हुए बीज हैं, जनरल ज़िया की जो पॉलिसीज़ हैं, इसका खुमियाजा आज हम भुगत तो रहे हैं, कब तक ये भुगतते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जनरल ज़िया वाला भी किस्सा इतना नहीं है जितना कि मुफादात की सियासत ने हमें एक और रास्ते पे डाला है। और जिस तरह करप्शन ने हमारे लीडर्स को बिल्कुल मुल्क के साथ वफादारी की बजाय अपनी ज़ात के साथ वफादारी का एक दर्स दे दिया, फिर जैसे ख़ानदानी हुक्मरानी आगे अपनी औलादों के लिए काम कर रहे हैं, सही। तो उससे ज़्यादा आपका मसला बना। जैसे अभी
अगर अरबों रुपए की अपनी जायदाद जो यहाँ से आपने नाजायज़ बनाई हो और वो रखी हो इंग्लैंड में और वो रखी हो अमेरिका में या दुबई में, तो ये वो मुल्क हैं जिनका आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। और ऐसे हुक्मरान वो कभी भी आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी रख नहीं सकते, क्योंकि उनको मुती होना पड़ता है उन्हीं ममालिक का जहाँ पैसा रखा होता है। और अगर वो ना करें तो फिर लाजमी बात है कि उनका पैसा तो नाजायज़ है और वो बड़ी जल्दी पकड़ा जाता है, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आ जाएंगे, सब कुछ हो सकता है। तो उनको ये ज़हन में रखना पड़ता है कि हमने कि उन हजरात को खुश रखना है जहाँ जाके हमने अपनी जन्नत बनाई हुई और बाद में जाके वहाँ आबाद होना है। यहाँ तो वो कमाई के लिए आए हुए हैं, तो इस वजह से आपके जो मामलात हैं वो चूंकि ताबे हो जाते हैं किसी और के, और फिर आप अपना जब पैसा बाहर रखें तो किसी और को कहीं या इन्वेस्टमेंट लेके आए, वो लेके नहीं आएगा, तो आपकी माशी हालत भी बेहतर नहीं होती, आपकी फॉरेन पॉलिसी भी आज़ाद नहीं होती, और उसके साथ साथ अखलाकियात का इन्हतात आप देख लीजिए कि बावजूद इसके कि हर तरह की लाकानूनियत यानी कानून जो है वो सबके लिए बराबर नहीं, आप देख रहे हैं कि करप्शन भी मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन अवाम बेहिस हो चुके हैं, अवाम बेहिस हो गए। अब कोई भी अगर ये मुझे कहे कि जी मैं तो इलेक्शन जीत के हमें वोट लोगों ने दिया, हम आके बैठे, आप कौन होते हैं हमें पूछने वाले, तो फिर आप अपने आप से इंसान शिकवा कर सकता है कि हम क्यों इतने बेहिस हो गए। और इसी को जमहूरियत का नाम दिया जाता है, इसी को जमहूरियत का नाम दिया जाता है। तो जो इसी को अब वो जमहूरियत का, असल में जमहूरियत का जितना मिसयूज किया जा रहा है, जमहूरियत तो ठीक है उसमें तो खराबी नहीं थी, लेकिन उसका जो नाजायज इस्तेमाल है जमहूरियत के नाम पे, जमहूरियत की शक्ल बिगाड़ दी है, शक्ल बिगाड़ के रख दी बिल्कुल, और वही आपके लिए ज्यादा बड़ा मसला बना हुआ है। तो बात यह है कि ये मलबा है उन सारे कामों का जो 70 साल में आप जनरल ज़ियाउल हक को भी कह लीजिए, आगे उसके बाद भी जो हुक्मरान आते रहे, वो एक एक करके उसके ऊपर मलबा डालता गया और आज कौम नीचे दबी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि हम तो रास्ते से, ठीक है, ब्रेक के बाद आकर जो सवाल मैंने पहले छोड़ा था वो डॉक्टर साहब मैं वो इसी पे बात करूंगी कि इन 70 मसाइल की जिम्मेदारी आखिर किस पर डाली जाए। वैसे तो हम जमहूरियत के दौर में रह रहे हैं, फौजी हुक्मरान भी हमारे यहाँ रहे, लेकिन जिम्मेदारी किस पर डालें, एक छोटे से वक्फे के बाद इसी सवाल पर आके बात करें। ब्रेक के बाद खुशामद डॉक्टर साहब, जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा, यहाँ डिक्टेटर्स ने भी रूल किया है, यहाँ जमहूरी हुकूमतें भी रही हैं, लेकिन आज जो करप्शन है, जो हमारे मुल्क के मसाइल हैं, इसकी जिम्मेदारी किस पर डाली जाए? इदारे तबाह हो रहे हैं। देखिए, आपने जो कहा कि जमहूरी हुकूमतें भी रही, हमारे यहाँ जमहूरी हुकूमतें नहीं रहीं, जमहूरियत का नाम ज़रूर इस्तेमाल हुआ है। देखिए, जमहूरियत सिर्फ इलेक्शन को नहीं कहते कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए तो कह दें आपके ये जमहूरी हुकूमत है। जमहूरियत कहते हैं जब तक अवाम तक इक़्तिदार ना पहुँचे उस वक्त तक जमहूरियत मुकम्मल नहीं होती। और जमहूरियत की डेफिनेशन हम ये करते हैं कि जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम है जिसमें कोई हुक्मरान नहीं होता, अवाम खुद अपने हुक्मरान होते हैं। और अवाम अपने हुक्मरान उस वक्त होते हैं जब पॉलिसीज़ और फैसले उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहे हों। मगर हमारे यहाँ जो इलेक्टेड गवर्नमेंट, आज के हुक्मरान भी तो इसी अवाम ने चुने, तो नहीं चुने तो हैं उन्होंने, लेकिन उन्होंने पॉलिसियाँ वो नहीं बनाई जो अवाम चाहते हैं, जो अवाम की ख्वाहिशात, पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक जो पॉलिसियाँ होती हैं उसको जमहूरियत कहते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो हुकूमतें इलेक्टेड भी रही हैं वो तो चंद ख़ानदानों की हुकूमतें नहीं हैं। कभी एक ख़ानदान हुकूमत करता है, कभी दूसरा ख़ानदान हुकूमत करता है। इसको जमहूरियत नहीं कहते जब तक अवाम तक इक़्तिदार ना पहुँचे। हमारी किसी सिविल हुकूमत ने, फौजी हुकूमतों ने लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात कराए, बिल्कुल कराए, इसलिए कराए। ठीक है, आप बहस कर सकती हैं कि उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज़ की सपोर्ट तो हासिल नहीं होती थी इब्तिदा में, बाद में होने लगती थी, मगर शुरू में जब वो इक़्तिदार पे कब्ज़ा करते थे
तो उसके लिए उन्हें जो पॉलिटिकल लॉबी चाहिए होती थी वो लोकल बॉडीज़ के थ्रू हासिल करते थे उसे। लेकिन हमारी सिविल गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने हमेशा अवॉइड किया लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस को। तो जो जमहूरियत की बुनियाद है, 83 में स्टूडेंट्स यूनियंस पे पाबंदी लग गई थी मार्शल लॉ के तहत, जब ज़िया-उल हक साहब की हुकूमत थी। उसके बाद आज तक स्टूडेंट्स यूनियंस जो हैं वो बहाल नहीं हो सकी। एक ऐसी जमहूरियत है। सही। मैंने जब मेरे एक शागिर्द जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने और मैंने उनको मुबारकबाद का फ़ोन किया, गिलानी साहब को। अच्छा। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि अपनी पहली जो आपकी पॉलिसी स्पीच होगी उसमें ट्रेड यूनियंस और स्टूडेंट्स यूनियंस की बहाली का ऐलान कर देना। उन्होंने कर दिया ऐलान पहली तकरीर में, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो आज तक हम स्टूडेंट्स यूनियंस के बगैर और बगैर निचली सतह तक इख्तिदार मुंतकिल किए अल्लाह करके हो तो गए सुप्रीम कोर्ट के जोर पर, लेकिन नहीं वो हो गए, लेकिन इख्तियारात नहीं है उन तक पहुंचे। बिल्कुल। जफर इलाही साहब, एक और बड़ा अहम सवाल, कायद आज़म भी सूबों को खुद मुख्तारी देना चाहते थे, सूबों को खुद मुख्तार देखना चाहते थे। आप समझते हैं कि आज 18वीं तरमीम के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका क्रेडिट लेती है, हमारे सूबे मजबूत हैं, आज मजबूत हुए 18वीं तरमीम के बाद? वैसे टेक्निकली तो बहुत मजबूत हैं, बल्कि मैं कहता रहता हूं कि ये फेडरेशन नहीं रहा है, ये एक कॉन्फेडरेशन बन गया है। एक्सेप्ट फॉर द आर्मी और फॉरेन पॉलिसी और हर चीज़ जो है वो सूबों के हाथ में है। मगर फिर भी आप देखते हैं सूबे कितने वीक हैं, और फिर भी आप देखते हैं कि प्रोविंशियलिज्म कितना राइज कर रहा है। हर सूबा कह रहा है दूसरा उसका कुछ हक खा रहा है, और ख़ास तौर पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं शाजिया, आप हैरान होगी सुन के कि 1960 के बाद सिर्फ पंजाब, एक पंजाबी और पठान हमारा हाई कमिश्नर रहा है हिंदुस्तान में। अब 56 इयर्स जब एक गैर पठान और गैर पंजाबी नहीं अपॉइंट हुआ, इसका मकसद क्या है? ये जो लोग अपॉइंट करते हैं, इनको पता है ये कितना डैमेज कर रहे हैं लोगों की साइके को ऐसी स्टेप्स लेके? नहीं, इनको पता नहीं है, इसलिए कि ये रूटीन में कहते हैं सिक्योरिटी क्लियर, ये क्लियर, वो क्लियर। बड़ी अफसोस की बात है, आखिरी जो आदमी था जो पाकिस्तान का हाई कमिश्नर हिंदुस्तान में रहा 1962 में, वो मेरे वालिद साहब थे, हु वाज नॉट अ पंजाबी और अ पठान। उसके बाद कोई नहीं आया। देखिए, कहने की बात यह है, ये दीज पीपल आर डैमेजिंग द एडिफिस ऑफ पाकिस्तान। ये हमारे जो यूनिटी को है ना, ये खराब कर रहे हैं। और ये जो दो नमूने आए हुए हैं आजकल इधर सिंध और पंजाब में, माफ करिए, ये तो दूसरे प्रोविंसेस तो माफ करिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं इनके लिए जो इन्वेस्टमेंट आता है। और अगर मैं गलत भी कह रहा हूं, मैं सिर्फ परसेप्शन की बात कर रहा हूं, शायद रियलिटी मुख्तलिफ हो, बट आई डाउट इट। लाहौर में 70% 50% ऑफ पंजाब का पूरा बजट सिर्फ लाहौर में जाता है। अगर वो कर सकते हैं अपने लोगों के साथ अपने एक प्रोविंस में, तो दूसरे प्रोविंस का क्यों नहीं वो कर सकते हैं? तो कहने की बात यह है कि हमारे वहां मिलिट्री रूल, शाजिया, हमारे यहाँ मिलिट्री रूल इसलिए होता है कि गुड गवर्नेंस नहीं है और टॉप लीडरशिप में ऑनेस्टी नहीं है। नहीं तो क्या बहाना होता फौज को आने के लिए? सही सही। जल साहब, प्रोग्राम से पहले डॉक्टर साहब भी सूबों की हम बात कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ पर जमहूरियत उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकती और पंजाब के मसाइल खासकर तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक सराइकी सूबा ना बन जाए और पोठोहार सूबा ना बन जाए। इस पंजाब के 3 हिस्से होने चाहिए। तो जो सियासी जमातें ये मुतालिबा भी करती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जो इंतखाबात थे इस वादे पर लड़े थे, और वहाँ पर लोगों ने सराइकी वोट भी इस वजह से इनको दिया था जब ये हुकूमत में आए थे। तो ये वादा तो इन्होंने आज तक भी पूरा नहीं किया। तो सियासी जमातों की मुतालिबात जायज़ है? ये मुतालबात जायज़ हैं। पंजाब में तकरीबन अभी पाकिस्तान आधे से ज़्यादा आबादी, मेरा अपना ख्याल है, को 11 करोड़ के करीब पंजाब में लोग हैं। 62%। तो आप देख लीजिए कि 3 सूबे एक तरफ और पंजाब एक तरफ। जी, तो इन हालात में आप देखें कि दूसरे सूबों की शिकायत जो हैं वो किसी न किसी हद तक दुरुस्त हैं,
लेकिन उसमें भी उससे ज़्यादा जो खराबी पैदा हो जाती है कि एक तो बड़ा सूबा, दूसरा जो हुक्मरान है अभी अब पंजाब के जोर पे ही फेडरल गवर्नमेंट भी बनी हुई है, और ये जितना कुछ करते हैं ये सिर्फ उसमें यूं नज़र आता है कि पंजाब ही सारा कुछ कर रहा है या उन्हीं को फ़ायदा पहुंच रहा है। आप देखें कि जितने ये बाहर विजिट्स करते हैं, जो ये डिग्नेटरीज आती हैं, उनके साथ मीटिंग्स होती हैं, आपको बाकी 3 सूबों के चीफ मिनिस्टर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन मरीम नवाज नज़र आएंगी और आपको नज़र आएंगे साथ बैठे हुए हमारे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब। किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो पंजाब के ही सीएम साहब हमें हर जगह नजर आते हैं। यही लोग होते हैं, ये खानदान आगे पीछे होता है। अब ये चीज़ जो है ये बड़ी डैमेजिंग है। इसी तरह जब CPEC का किस्सा आया तो CPEC में भी निगोशिएशंस करनी है, चाइना जाके कुछ करना है, वो शहबाज शरीफ साहब साथ होंगे, मियाँ साहब के अपने बच्चे होंगे। अब इन चीज़ों में शुकूक व शुबहात रहते हैं और दूसरे सूबे जो हैं वो बड़े बजा तौर पे सोचेंगे कि शायद उनको हिस्सा मिल ही नहीं रहा। तो उससे आप देखिए कि CPEC के ऊपर आए दिन कोई ना कोई किसी न किसी तरफ से कोई इख्तलाफ आ जाता है। लेकिन मैं इसके अलावा जो आप पहले बात कर रही थी मैं उस पर अर्ज़ करूँ, जब पाकिस्तान बना, कायदे-ए-आज़म की 11 अगस्त की तकरीर और उसमें जो उन्होंने खराबियाँ बताई कि जैसे वो उन्होंने कहा जी ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, ये वो, इन चीज़ों के ऊपर इन चीज़ों से बचना आपने। लेकिन हुआ ये कि मेरा ख्याल अपॉर्चुनिटीज़ थी और जिन लोगों ने मुल्क बनाया सबसे पहले उन्होंने रूट परमिट और इम्पोर्ट परमिट और इस तरह की चीज़ें ले के तो पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। पहले 11 साल में 7 वजीर आजम हमारे बदले, पहले 11 साल में, और कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है ही नहीं थी इस मुल्क में। एक मुस्लिम लीग थी जिसने पाकिस्तान बनाया, लेकिन उसके 2-3 साल के अंदर अंदर ही कई जमातें उसकी बन गई और फिर आपने देखा कि वो माशाल्लाह लग गया अयूब खान का, फिर एक वो लंबा किस्सा। लेकिन आज आप देखिए कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मौजूद है, लेकिन होल्ड अप खानदानों का, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे। मुझे ब्रेक लेने दे, डॉक्टर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हमने थ्रू आउट अपने मुल्क के साथ जी ब्रेक लेने देना छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुशामद, डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, तो उसके बाद मैं चाहूंगी हम खान साहब की जानिब बढ़ें। ये तस्वुर बिल्कुल गलत है कि अगर सूबे ज़्यादा हो जाएं तो मुल्क कमज़ोर होता है। मुल्क उससे कमज़ोर नहीं होता, मुल्क उससे कमज़ोर होता है जब पॉलिसी सही ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि 1995 में जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक प्रोग्राम दिया था न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे, उसमें उन्होंने ये कहा था कि वो पाकिस्तान के टोटल 108 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स बनाएंगी सब सूबों में और उनको खुद मुख्तारी देंगी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को। तो उससे कमज़ोर नहीं हुआ करते। और हमारे सामने इंडिया की मिसाल है, जब आज़ादी के वक्त पंजाब तकसीम हुआ था तो इंडिया को 13 डिस्ट्रिक्ट मिले थे पंजाब के, हमें 16 मिले थे 4 सूबे बना चुके और वो उन 13 डिस्ट्रिक्ट में से अब तक 4 सूबे बना चुके हैं। हमारे यहाँ ये 62% पाकिस्तान का सूबा जो है यही हुकूमत कर रहा है। आज आगे अगले टॉपिक की जानी बड़े प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। जफर लाली साहब, खान साहब के प्रोग्राम की बात करें, आज सवाबी में जलसा किया उन्होंने और कहा कि फिर सड़कों पर आने का एक इंदिया दिया कि अगर अदालतों से इंसाफ ना मिला तो फिर से वो सड़कों पर आएंगे। पनामा लीक्स तक जब तक जिंदा हैं तो पनामा लीक्स का वो पीछा करेंगे। ऐसा नहीं लगता कि 2018 के इंतखाबात तक वो इस इशू को जिंदा रखना चाहते हैं सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए? शायद आप सही कह रही हैं, मगर वो क्यों नहीं करें? और क्या माने कि देखिए ये बेशर्मी की हद होती है। आप पकड़े गए हैं, आपके हाथ जो थे वो टिल में थे और फिर आप मानते नहीं हैं। और ये एक अजीब सा मुल्क है कि ना कोई आपको मनवा नहीं सकता। माने आप मानने के लिए तैयार नहीं है तो कोई मनवा नहीं सकता। अब देखेंगे इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट मनवाएगी। अगर पता नहीं उनका क्या फैसला है, मगर उसने तो कह दिया कि मुझे बकौल आज जो मैंने कमेंट्री सुना एक और चैनल पे कि उसने कहा है कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अरे भाई आपको तो इन अदर वर्ड्स बट दिस इज नथिंग अनयूजुअल। ये कोई खैर की बात नहीं है ना जी। इधर तो कत्ल करो आपको कुछ नहीं होता, चोरी करो क्यों होगा?
इधर करप्शन हो नहीं होता क्यों तो होगा? समझा तो ये जाएगा ना कि वो चाहता अदालत के फैसले के खिलाफ सड़कों पर आ रहे हैं, फिर तो जाहिर है तौहीन अदालत होगा। नहीं, वो तो बेचारा अब डेस्परेट हो गया है ना, अब हम सब डेस्परेट हो गए। नहीं, हम देखिए क्या करें भाई। शादिया बीबी, बात यह है कि अदालत के किसी भी फैसले के बाद उसके बारे में आप अपनी ओपिनियन का इजहार कर सकते हैं, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होती। फैसले के बाद, जब तक फैसला ना हो उस वक्त तक आप कमेंट नहीं कर सकते। फैसले के बाद आप उसका तज्जिया कर सकते हैं फैसले का। सही। तो उसको आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में ना डालें। सही। जनरल साहब, आपको लगता है कि पनामा केस में इमरान खान के हाथ में कुछ आने वाला है? देखिए, बज़ाहिर मुश्किल लगता है, लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान को सड़कों पे आना पड़ेगा। अगर ऐसा केस जिसमें कि एक इंडिविजुअल पे इल्ज़ाम है और उसने अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारी खुद तस्लीम की हुई हों और उससे सबूत ना मांगा जाए उससे पैसे का, तो मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ लाजमन मशकूक होगा और उस पर लोग जो हैं वो उनका एतमाद भी ख़राब होगा और मेरा ख्याल है कि एहतजाज भी होगा। इसके साथ साथ मेरा ख्याल है इमरान खान को जिस चीज़ पे जोर देना चाहिए था, उसका पहला धरना जो था, अगर आप रिकॉल करें तो उसमें बात थी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम चाहते हैं। बिल्कुल। वो उसने किस्सा छोड़ दिया। ये लोग स्टेटस को की पैदावार हैं और अगर ये स्टेटस को रहे तो ये अगले 2018 के इलेक्शन में भी यही लोग होंगे या इनकी औलादें होंगी। तो मैं समझता हूं कि हमने जहां हमारा, बल्कि पाकिस्तान का ये 70 सालों का मसला भी यही रहा है कि हम इस्लाहात की तरफ आए नहीं। हमने ना तो इलेक्टोरल सिस्टम अपना रिफॉर्म किया, ना टैक्स कलेक्शन सिस्टम में कोई रिफॉर्म्स की, ना ही हमने टैक्सेशन पे रिफॉर्म की, एजुकेशन सिस्टम में कोई रिफॉर्म नहीं की हमने, पुलिस सिस्टम हमारा, अदालत का, वो हर चीज़ उसी तरह जैसे कोई दे गया था हमें उसी तरह चलती जा रही है। और ख़ास तौर पे इलेक्टोरल सिस्टम का तो बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि अगर उसमें इम्प्रूवमेंट ना हुई तो आप स्टेटस को से जान छुड़ा ही नहीं सकेंगे। ये लोग होंगे, फिर ये इनके जाने के बाद इनकी औलादें होंगी और फिर उनकी औलादें होंगी। लेकिन दुख होता है जब आदमी देखता है बिल्कुल सही कि किसी के इनके बच्चे और हमारे बच्चे या आपके या किसी के, उनमें कोई सहल नहीं है, किसी के पास तालीम नहीं है, किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है कि वो मुल्क को लीड करे। सिर्फ इन्हीं का हक बनता है कि ये अल्लल्ले तल्लल्ले जो है यही आके हमारे ऊपर बैठे रहें। तो ये बड़ा जरूरी था। इमरान खान उससे हट गया है। सही। डॉक्टर साहब, अगला साल कैंपेन ईयर का है, हर तमाम सियासी जमातें अपने अपने कैंपेन में सियासी जलसों में मसरूफ होगी। अगर खान साहब पनामा लीक्स के पीछे लगे रहे, जैसे कि इलेक्टोरल फॉर्म्स की बात उन्होंने भी की जनरल साहब ने, इसके अलावा बहुत सारे काम है जो इन्हें करने हैं। अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें हैं जो इन्हें अवाम के लिए, इकनॉमिक प्रोग्राम है वो लेकर आना है, लोगों के लिए जो अपने इन्होंने लोगों के लिए मंशूर है वो सामने लेकर आना है। अगर इसी में लगे रहेंगे, आपको नहीं लगता नून लीग इसका फायदा उठा कर ले जाएगी और ये लोग इसी में उलझे रहेंगे? देखिए, जहाँ तक नून लीग के फ़ायदा उठाने की बात है, मैं ये समझता हूँ कि वो जितना फ़ायदा उठा चुके हैं उसके अलावा अब उनके पास फ़ायदे की गुंजाइश नहीं है। जितनी बदनामी मौजूदा हुकूमत की पिछले 7-8 महीने में हुई है पनामा लीक्स के हवाले से, उसमें अगर कोई सेंसिबल हुक्मरान हों तो वो खुद से अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए रिज़ाइन कर देते हैं और कहते हैं कि हम दोबारा इलेक्शन लड़के आएंगे तो हुकूमत करेंगे, हम रिजाइन करके हुकूमत बेशरम को डॉक्टर साहब, बेशरम को आप शर्मिंदा नहीं कर सकते। आपकी बात कंप्लीट कर दी ज़फ़र जी, आप सही कह रहे हैं। बात यह है कि ये जो इमरान खान की पार्टी है ये वाहिद अपोजिशन पार्टी है इस वक्त। बाकी लोग जो मफाहमत के नाम पे स्टेटस को बरकरार रखने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, उनको मैं अपोजिशन पार्टी नहीं समझता। ठीक है। अपोजिशन पार्टी उसे कहते हैं जिसके पास एक ऑल्टरनेट हुकूमत का नक्शा मौजूद होता है। इमरान खान की पार्टी में मुझे एक कमी नज़र आती है कि उन्होंने करप्शन के उसको तो जिंदा रखा है, लेकिन उसका हल नहीं बताया। नहीं, हल के अलावा उनकी पार्टी जो है वो बड़ी अपोजिशन पार्टी है इस वक्त, वाहिद अपोजिशन पार्टी है, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी का
इकोनॉमिक प्रोग्राम कोई नहीं दिया अब तक, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं दी, नहीं किया, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे कोई प्रोग्राम नहीं दिया। बिल्कुल ठीक। ये तीनों मसाइल बहुत अहम मसाइल हैं हमारे। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम का वक्त है और आज के दिन यही पैगाम कि अगर पाकिस्तान को मजबूत करना है तो इदारे मजबूत होने चाहिए, और इदारों को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि करप्शन को ख़त्म किया जाए, और करप्शन जिस दिन ख़त्म हो जाएगी तो एक आम आदमी मजबूत हो जाएगा और उसको उसके जायज़ हुकूक मिलेंगे, और यही रास्ता पाकिस्तान की तरक्की की जानिब जाता है। नाइट एडिशन से शाज़िया ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।